बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम MCS सेकंड सेमेस्टर का ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 2 कवर करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो बेसिक हिस्ट्री क्या थी, गोल्स क्या थे इसका जो प्रिंसिपल्स थे, इसके जो कंसेप्ट थे ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्या इसकी मेजर फंक्शनैलिटीज़ थी और इसका जो ऑपरेशंस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑपरेशंस है उसको हम कैसे पॉसिबल बना सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसका लेक्चर नंबर 2। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बेसिक डेफिनेशन है या उसकी क्या ज़रूरत है। तो बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक इंटर फेस होता है बिटवीन कंप्यूटर यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। इसमें हमारे पास जो इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं सारी की सारी रिसोर्सेज को। वो सीपीयू के अंदर हो सकती हैं, वो मेमोरी के अंदर हो सकती हैं, वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अंदर हो सकती हैं। यानी कि ये सारी की सारी रिसोर्सेज को मैनेज करता है। जितने भी ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर के अंदर उनको ये मैनेज करता है। इसके बाद इसमें हमारे पास कंट्रोल किया जाता है और एग्जीक्यूशन होती है, जो बेसिकली जो प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर उनकी एग्जीक्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब प्रोग्राम कौन से हो सकते हैं, तो वो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद हमारे पास ये जो इंटरफेस हमारे पास आती है इनके दोनों के दरमियान, ये हमारे पास वर्चुअल जो मशीन होती है, ठीक है, उसको मोर कन्वीनियंट बनाता है यूज़ दैन दी बार मशीन। अब आपके माइंड में आएगा कि वर्चुअल मशीन क्या है। वर्चुअल मशीन बेसिकली हमारे पास एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर है जो कि प्रोवाइड करता है फंक्शनैलिटी किस चीज़ की, जो फिज़िकल कंप्यूटर की होती है, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास इसमें हार्डवेयर भी इन्वॉल्व होता है और सॉफ्टवेयर भी इन्वॉल्व होता है, और समटाइम्स होता है कि इनका बोथ का कम्बिनेशन भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है बार मशीन। बार मशीन बेसिकली हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर की, उसको हम डायरेक्टली एग्जीक्यूटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये किस जगह पे होता है, ये हार्डवेयर के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो बार मशीन है उसको इस्तेमाल करता है किसके लिए, इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के लिए। किसके थ्रू करवाता है, वो हार्डवेयर के थ्रू करवाता है। उसके बाद जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो वेरियस स्टेजेस से हमारे पास गुजरता है। उसमें हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं, तो उनको हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे कि लॉजिकल आर्किटेक्चर के अंदर इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसके 2 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। सबसे पहला जो है वो कंप्यूटर सिस्टम को कन्वीनियंट बनाना है, ठीक है, ताकि हम इजी इस वे में हम इसको यूज़ कर सकें। दूसरा जो है जो रिसोर्सेज हैं वो, यानी कि हम जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं ऑन दी कंप्यूटर सिस्टम। इसके बाद हमारे पास लॉजिकल आर्किटेक्चर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आता है, जिसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर यूज़र आता है, दूसरा हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम आता है, तीसरा हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आता है और चौथा हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर आता है। इसके अंदर हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर्स होती हैं ना, वो हमारे पास जो डिटेल ऑफ हार्डवेयर होती है उसको हाइड किया होता है हमने प्रोग्रामर से, ठीक है, और उसको हमने प्रोग्रामर प्रोवाइड करता है इसको, ताकि इसमें हम कन्वीनियंट वे में हम इंटरफेस कर सकें, ठीक है, बिटवीन द कंप्यूटर यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। इसके बाद हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन फंक्शंस होते हैं वो हमारे पास 5 तरह के फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले आता है प्रोसेस मैनेजमेंट, दूसरा आता है हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट, तीसरा हमारे पास आता है फाइल मैनेजमेंट, चौथा हमारे पास आता है सिक्योरिटी, पांचवा आता है कमांड इंटरप्रिटेशन। इन फंक्शंस के बाद हमने सिस्टम की परफॉर्मेंस को मेजर करना होता है। अब सिस्टम की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उनको हमने सबसे पहले चेक कर लेना होता है। ये जो पैरामीटर्स होते हैं, बेसिकली पैरामीटर मैथमेटिक्स में कांस्टेंट इक्वेशन के में मेंशन किया जाता है, जबकि पैरामीटर बेसिकली हमारे पास एक ऑपरेशन को डिफ़ाइन करने के लिए हम कह सकते हैं। इन पैरामीटर्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो आता है जॉब, ठीक है, दूसरा आता है थ्रूपुट, तीसरा आता है टर्न अराउंड टाइम, चौथा हमारे पास आता है रिस्पॉन्ड टाइम। तो सबसे पहले हमारे पास जो जॉब है, किसी भी प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन होती है वो बेसिकली जॉब कहलाती है। अब प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो हमारे पास किसके थ्रू होती है, वो कंप्यूटर ऑपरेटर के थ्रू होती है, ठीक है।
और इसके अंदर दूसरा हमारे पास आता है थ्रूपुट, अमाउंट ऑफ वर्क दैट द सिस्टम इज़ एबल टू डू पर यूनिट टाइम। यानी कि इसके अंदर आप कह सकते हैं कि जो डाटा होता है वो हमारे पास थ्रूपुट के अंदर ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, ठीक है, विद इन गिवन टाइम, ठीक है। यानी कि अगर आपको कोई टाइम दिया होता है उसके अंदर जो हमारे पास डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है तो वो हमारे पास किस में आता है, थ्रूपुट में। इसके बाद हमारे पास आता है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम के अंदर जो सबमिशन ऑफ जॉब होती है, जो हम टास्क कोई भी देता है, ठीक है, और उसकी जो प्रोसेसिंग होती है जो टाइम की, वो कंप्लीशन होती है जॉब की, ठीक है। यानी कि आप इसमें कह सकते हैं कि टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ प्रोसेस टू द टाइम ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस, यानी कि इसका जो इंटरवल होता है वो हमारे पास किस में आता है, टर्न अराउंड टाइम के अंदर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिस्पांस टाइम। रिस्पांस टाइम जो होता है ये बेसिकली इंटरवल होता है सबमिशन ऑफ ए जॉब टू द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग टू द टाइम ऑफ फर्स्ट रिस्पांस फॉर द जॉब इज प्रोड्यूस्ड बाय द सिस्टम। यानी कि अगर हमने इसको टाइम दिया है तो इसको टाइम देने के बाद अगर हमने इसको कोई टास्क परफॉर्म किया है, ठीक है, उस टाइम के अंदर उसने टास्क दिया तो ऑपरेटिंग सिस्टम से के थ्रू या सिस्टम की तरफ से कोई कॉल आ जाती है जो उसका फर्स्ट रिस्पांस होता है तो वो किस में आएगा, रिस्पांस टाइम में आएगा। इसके बाद हमारे पास आता है कि मैनुअल लोडिंग मैकेनिज़्म। मैनुअल लोडिंग मैकेनिज़्म बेसिकली जब हम किसी भी सिस्टम को कोई भी जॉब असाइन करते हैं, ठीक है, तो वन आफ्टर अनदर यानी कि कंप्यूटर वन बाय वन करके उसको क्या करता है, पिक करता है। यानी मैनुअल लोडिंग के अंदर जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है वो मैनुअली लोड करता है जॉब को, ठीक है, इन द कंप्यूटर, ठीक है। और ये बेसिकली बैच प्रोसेसिंग में ही आता है। इसके बाद हमारे पास आता है बैच प्रोसेसिंग मैकेनिज़्म। बैच प्रोसेसिंग मैकेनिज़्म के अंदर हमारे पास जो जॉब होती हैं वो एट ए टाइम सारी सबमिट दी जाती हैं कंप्यूटर को। वो जॉब टू जॉब ट्रांजिशन होती है। उसमें क्या होता है कि जब आप एक सीक्वेंस में हमारे पास कमांड्स आती हैं, जैसे आपके प्रिंटर के अंदर जो कमांड्स आती हैं, जब हम उनको जॉब देते हैं या उसको कमांड देते हैं तो एट ए टाइम हमारे पास 10 कमांड्स अगर आ जाती हैं तो वो सीक्वेंस वाइज कमांड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो ये बैच प्रोसेसिंग में आता है कि पहले वन को कंप्लीट करेगा, फिर दूसरे को कंप्लीट करेगा, फिर तीसरे को कंप्लीट करेगा। तो इसी तरीके से हमारे पास इसमें जो जॉब की एग्जीक्यूशन होगी वो सीक्वेंस वाइज में होगी। इसके बाद हमारे पास आता है क्वे। क्वे में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो स्टोरेज होती है, ठीक है, वो ऑर्डर फॉर्म में होती है। यानी कि वो ऑर्डर फॉर्म में कैसे होती है कि उसमें आता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि जो भी प्रिंटर सबसे अच्छी मिसाल है कि इसमें जो हमारे पास सबसे पहले कमांड आएगी, ठीक है, उसके बाद यानी कि ये बेसिकली प्रॉपर्टीज़ में आता है। यानी कि अगर इसमें देखा जाए तो जितने भी अगर फ़र्ज़ करें पेजेस आते हैं तो जो सबसे पहले पेज हमने कमांड दी होगी कंप्यूटर प्रिंटर के अंदर वही हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। अगर आप ये तो नहीं हो सकता कि सबसे लास्ट पे आपने उसको कमांड दिया तो वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो, तो ये कभी भी नहीं होगा। ये यानी हमारे पास जो होगा ये हमारे पास क्वे में आता है जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंग हमारे पास कमांड्स को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। और ये बेसिकली आपने जब पढ़ा था डीएलडी के अंदर कि हमारे पास वो पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट, तो ये हमारे पास बेसिकली वही कंसेप्ट है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंग। इसके बाद हमारे पास आता है जॉब कंट्रोल लैंग्वेज। जॉब कंट्रोल लैंग्वेज बेसिकली हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कंट्रोल करता है स्टेटमेंट को, ठीक है, कि जिसके अंदर हम जॉब को लोडिंग और अनलोडिंग के अकॉर्डिंग रखते हैं। अब जॉब अनलोडिंग और लोडिंग क्या है, ठीक है जी, बेसिकली हमारे पास ये डिस्क्राइब करती है कि कितने यूनिट ऑफ वर्क में आपने इसको कितना करना है, ठीक है। बेसिकली हमारे पास इसमें टाइम एलोकेट किया जाता है, स्पेस रिसोर्सेज एलोकेट की जाती है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ़ जॉब्स जो है वो बताई जाती हैं कि आपने इतनी जॉब्स परफॉर्म करवानी है। यानी कि ये बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हमें पता चलता है कि हमारे पास जो JCL है वो क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगी।
ये देख लें, ये बैच प्रोसेसिंग की सबसे अच्छी एग्जांपल है कि जो जॉब्स या डाटा आता है या डायरेक्शंस आती हैं वो जॉब को में आती हैं, यानी कि उसने जो सबसे पहले इसमें इन हो जाएगा वही जॉब एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद रिज़ल्ट आएगा। यानी ये बेसिकली एक मशीन डोमेन होती है या यूज़र डोमेन कह लें। यूज़र डोमेन से मशीन डोमेन के अंदर हमारे पास जॉब आती है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है। तो ये भी हमारे पास एक पैरामीटर होता है, हमने इसको बैच प्रोसेसिंग के अंदर हमने इसको क्या कर दिया, रख दिया। इसके बाद हमारे पास आता है 4 तरह के और हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं। यूनि प्रोग्रामिंग सबसे पहले उसमें ये है, दूसरा हमारे पास रियल टाइम प्रोसेसिंग है, तीसरा हमारे पास टाइम शेयरिंग है, चौथा हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग है। तो सबसे पहले जो यूनि प्रोग्रामिंग है उसके अंदर जो जॉब होती है उसकी जो एग्जीक्यूशन होती है, उसकी जो प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, वो जो उसको टाइम दिया होता है उसके अंदर होती है। उस टाइम के बाद ही वो दूसरी रिसोर्सेज को अवेलेबल हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। यानी यूनी प्रोग्रामिंग बेसिकली मेन मेमोरी का हिस्सा होता है। जो मेन मेमोरी के अंदर एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, उसको हमने एक टाइम दिया होता है, ठीक है। और वो जो हमारे पास ज़्यादातर जो ओल्ड कंप्यूटर्स और मोबाइल्स थे उन्हीं में हमारे पास क्या किया था, यूज़ किया गया था। क्योंकि उनमें हमारे पास जब कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता था ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसी में हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होते थे वो लोड होते थे इनटू मेन मेमोरी, ठीक है। और ये हमारे पास ओनली वन प्रोग्राम एट ए टाइम वो क्या करता था, रन करता था इन द कंप्यूटर। उसके बाद हमारे पास आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हमारे पास जो प्रोसेस होते हैं वो हमारे पास एट ए टाइम गिवन टाइम के अंदर, यानी जो हमने टाइम दिया हुआ है एक टास्क को, एक जॉब को, वो उसी टाइम के अंदर ही वो क्या करेगा, वो हमारे पास परफॉर्म अपनी जो एग्जीक्यूशन करवाएगा। यानी जो जॉब होती है उसकी एग्जीक्यूशन वो गिवन टाइम के अंदर ही हमारे पास करवाएगा। उसमें कभी भी उसके इंक्रीमेंट्स नहीं आ सकते, यानी टाइम के अंदर इंक्रीमेंट्स होता है, टाइम जो है इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। उसके बाद आती है हमारे पास टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग बेसिकली हमारे पास जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो बेसिकली मल्टीपल यूज़र एट ए टाइम हमारे पास काम कर रहे होते हैं। ये टाइम शेयरिंग बेसिकली एक टेक्निक होती है जो कि एनेबल करती है डिफरेंट पीपल को एट ए टाइम, और उनको डिफरेंट टर्मिनल्स क्या करती है, लोकेट करती है। डिफरेंट टर्मिनल्स में वो होते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट टर्मिनल्स हमारे पास जो डिफरेंट सिस्टम हार्डवेयर के अंदर होते हैं, यानी हमारे पास हार्डवेयर के अंदर डिफरेंट टर्मिनल्स होते हैं जो कि एट ए टाइम काम परफॉर्म करवा रहे होते हैं। ये बेसिकली एक लॉजिकल एक्सटेंशन होती है जो मल्टीपल प्रोग्रामिंग के थ्रू हमारे पास परफॉर्म होती है। उसके बाद हमारे पास जो प्रोसेसर्स के टाइम होते हैं वो हमने क्या करने होते हैं, मल्टीपल यूज़र को एट ए टाइम दिए होते हैं ताकि हम उसको टाइम शेयरिंग के थ्रू हम क्या करें, अपना काम परफॉर्म करवा सकें या अपनी एग्जीक्यूशन करवा सकें किसी भी जॉब की। उसके बाद हमारे पास आता है मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग हमारे पास इंटरलीव्ड होता है एग्जीक्यूशन, इंटरलीव एग्जीक्यूशन ऑफ टू आर मोर डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट प्रोग्राम बाय द कंप्यूटर। यानी इसके अंदर हमारे पास एबिलिटी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कि वो जो एग्जीक्यूशन होती है मोर देन वन प्रोग्राम वो करवा सकती है ऑन ए सिंगल प्रोसेसर मशीन। यानी कि वो एट ए सिंगल प्रोसेसर के अंदर काम परफॉर्म करवा रही होती है, ठीक है। ये हमारे पास होता है पैरामीटर। ये 4 तरह के पैरामीटर हैं हमारे पास, जो कि हमारे पास टाइम शेयरिंग है, मल्टी प्रोग्रामिंग है, रियल टाइम है और यूनि प्रोग्रामिंग है। इसके बाद हमारे पास आती है लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग में हम क्या करते हैं कि डिफरेंट टास्क जो होते हैं उनको डिफरेंट प्रोसेसर एलोकेट कर देते हैं, जिसके अंदर प्रोसेसर्स क्या करते हैं, एफिशिएंट वे में काम करते हैं, उनकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। डिफरेंट वो उनको जब असाइन कर दिए जाते हैं कि एक काम जो है वो डिफरेंट प्रोसेसर्स को जब दे दिया जाए तो वो हमारे पास उसका टाइम कम लगेगा। उसके बाद हमारे पास आती है स्केलिंग। स्केलिंग में हम क्या करते हैं, टास्क को ब्रेक कर देते हैं सब टास्क के अंदर, ठीक है। और ये हमारे पास किसके अंदर, प्रोसेसर्स के अंदर ही हमारे पास होते हैं। और इसमें जो स्केलिंग जो लोड बैलेंसिंग जो होता है वो बेसिकली एक टेक्निक होती है जो कि काम को डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। वो हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर्स के थ्रू, रिसोर्सेज के थ्रू हम ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, यानी काम की एफिशिएंसी को, हम परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए, उसकी कैपेसिटी को, उसकी रिलायबिलिटी हम चेक करने के लिए, उसमें बेसिकली हमारे पास 4 लेयर्स होती हैं,
ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जो ये बेसिकली हमारे पास एक डाटा होता है, जो कि एक फ़र्ज़ कर लें उसको हम ट्रांसपोर्ट डाटा कह लेते हैं, दूसरे को हम आईपी एड्रेस कह लेते हैं, यानी कि इस तरीके से हमने उसको क्या किया होता है, डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। तीसरा हमारे पास जो ट्रांसमिशन हमारे पास कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी जिसको बोलते हैं, उनके नंबर्स होते हैं, इनको ऐड कर देते हैं। इसके बाद जो हमारे पास जो स्केलिंग होता है, ये बेसिकली हमारे पास पैरेलल कंपोनेंट्स होते हैं, या कंपोनेंट्स को पैरेलल सूरत में हम रख देते हैं। इस दो तरह की स्केलिंग होती है, एक स्केलिंग आउट, स्केलिंग अप। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो जो फास्टर होते हैं उनको हैंडल करते हैं, ठीक है, जिसमें ज़्यादा लोड होता है, तो ये हमारे पास स्केलिंग अप में आएगा। जो इससे पहले था जो कि पैरेलल में हम रख देंगे तो वो स्केलिंग आउट में आएगा। यानी हमारे पास दो तरह की स्केलिंग आ जाती है, एक स्केलिंग आउट और एक स्केलिंग अप। इसके बाद हमारे पास आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस बेसिकली हमारे पास एक जॉब होती है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि कोई भी अगर टास्क कह लें, कोई भी जॉब कह लें, कोई भी प्रोसेस कह लें जो कि प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूशन होती है, तो वो प्रोसेस में आएगा। अब इस प्रोसेस की जो मैनेजमेंट होती है, यानी इसके अंदर जो प्रोसेस को मैनेज करता है, और उसके बाद सिस्टम को सबमिशन होती है, ठीक है। कोई भी अगर टास्क आपको दिया गया है थ्रू कंप्यूटर यूज़र, ठीक है, तो वो एक मिनिमाइज आइडियल टाइम के अंदर हम क्या करें, उस सीपीयू को, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हम दोबारा से प्रोवाइड कर दें। ये बेसिकली हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट में आता है। इसके बाद हमारे पास आता है मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग बेसिकली एक ऐसी फॉर्म है प्रोग्रामिंग की जिसमें हम पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं, जिसके अंदर हम एट ए टाइम यूनी प्रोसेसर के ऊपर डिफरेंट प्रोग्राम्स को रन करवा रहे होते हैं। इसमें हमारे पास दो तरह की हमारे पास प्रोसेस आते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स टास्क एंड मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल टास्क। इसमें हमारे पास फिक्स टास्क में बेसिकली हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ़ जॉब्स होती हैं जो कि एट ए टाइम प्रोसेस कर सकते हैं, जबकि मल्टी प्रोग्रामिंग के जो वेरिएबल के साथ है उसमें हम जॉब्स वेरी करती हैं, यानी कि उसमें हम ये एग्जैक्ट नहीं कह सकते वो नंबर ऑफ़ जो जॉब्स हैं वो फिक्स्ड हैं, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे पास ये बेसिकली डिफरेंट मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को पार्टीशंस में डिवाइड करते हैं ब्लॉक्स की सूरत में। जैसे आप मेमोरी कहते हैं ना, मेमोरी आप सेव करते हैं तो ब्लॉक्स की सूरत में सेव करते हैं। उसके अंदर हम कितने टाइम के लिए उसकी इंस्टॉलेशन करेंगे, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास 4 KB के ब्लॉक है, तो हमारे पास 4 ही पार्टीशन उसके हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास जो डाटा होगा वो हमारे पास जो मेमोरी के अंदर सेव किया जाएगा उसका जो साइज़ होगा वो एक्यूरेट होगा। अब इसके बाद आता है हमारे पास बेसिकली जो जॉब होती है वो हमारे पास मेमोरी पार्टीशंस में कैसे करते हैं, तो हम उसको बेसिकली इसमें हमारे पास एक प्रोसेस होता है जो कि डिवाइड अप होता है, सेक्शंस को डिवाइड कर देता है, ठीक है। यानी सेक्शंस में डिवाइड करना बेसिकली हमारे पास है मेमोरी पार्टीशनिंग आता है। इसमें हमारे पास फिक्स भी हो सकते हैं और डायनामिक भी हो सकते हैं। फिक्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारे पास आइडेंटिकल साइज़ में होते हैं, ठीक है, और जो दूसरे होते हैं वो हमारे पास प्रोसेस जो होते हैं वो उनकी फ्रेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग हम उनके इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करके हम उसको सेव करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास हमारे पास इसके टर्म्स हैं, इसकी टाइप्स हैं जिसको जो कि मल्टी प्रोग्रामिंग की हैं। इसके बाद मल्टी प्रोग्रामिंग जो सिस्टम है उसमें हमारे पास जो डाटा को स्टोर किया जाता है या जो डिस्क स्टोरेज होती है वो कैसे स्टोर की जाती है, तो सबसे पहले हमारे पास जो सीपीयू के अंदर जॉब आती है, ठीक है, तो सीपीयू को वही जॉब असाइन की जाएगी जो कि उसको चाहिए होती है, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास अगर एक पैरेलल हमारे पास प्रोसेसिंग है, उसके अंदर जो सबसे पहले हमारे पास जॉब आएगी वही एग्जीक्यूट करेगी, जो जो दूसरी होगी जॉब वो वेटिंग कंडीशन पे होगी। जैसे इस डायग्राम में ये अच्छे तरीके से मेंशन है कि मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारे पास से जॉब्स एग्जीक्यूट करवाता है। तो जॉब्स में सबसे पहले जो जॉब ए होगी वो तो एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद जॉब बी है, जॉब बी एग्जीक्यूट हो रही है, उसके बाद वो डाटा को राइट कर देता है, ठीक है। वो डेटाबेस के अंदर भी हो सकता है, वो सिस्टम्स के अंदर भी हो सकता है, वो डिफरेंट हमारे पास स्ट्रेटजीज़ हैं। उसके बाद हमारे पास जो जॉब सी है वो वेटिंग करती है, यानी वेटिंग पे है ताकि सीपीयू जब जॉब बी को एग्जीक्यूट करे तो फिर हमारे पास उसकी नेक्स्ट की एग्जीक्यूशन हो। अब इसमें यूनी प्रोग्रामिंग जो सिस्टम है बेसिकली एट अ टाइम एक ही जॉब प्रोसेस्ड होती है सिस्टम के अंदर।
अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हमने कोई भी जॉब आई है तो सीपीयू जो एग्जीक्यूशन करेगा सिर्फ उसी की करेगा, अदरवाइज़ दूसरी की एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, उसको वेटिंग कंडीशन पे रख देगा। जैसे मैंने इससे पहले आपको एक डायग्राम में दिखाया कि उसमें हमारे पास जो होती है डायग्राम के अंदर हमारे पास जो जॉब होती है वो एट ए टाइम 3 जॉब्स काम कर रही होती हैं, यानी कि उनमें प्रोसेस हो रहा होता है। जबकि हमारे पास एक की एग्जीक्यूशन हो गई होती है, दूसरे पे प्रोसेस हो रहा होता है, तीसरा अभी वेटिंग कंडीशन में होता है। तो यही हमारे पास यूनि प्रोग्रामिंग सिस्टम में एट अ टाइम सिर्फ एक पे काम किया जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन। सॉफ्टवेयर बेसिकली आपको पता है दो तरह के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास जो एप्लीकेशंस होती हैं जो कि हम सिस्टम के अंदर यूज़ करते हैं, और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको भी आगे हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक यूटिलिटी है, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के आगे दो हिस्से हैं, उसको एक को यूज़र इंटरफेस और एक को कर्नल बोलते हैं। अब यूज़र इंटरफेस बेसिकली हमारे पास एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट को रेफ़र करता है जो कि प्रोग्राम या डिवाइस को अलो करता है एंटर करने के लिए या रिसीव इंफॉर्मेशन, यानी कि जो रिसीविंग के लिए, यानी या तो वो एग्ज़िट के लिए इस्तेमाल होता है, एग्जीक्यूशन के लिए, या एंट्री के लिए इस्तेमाल होता है। या आप उससे सेंड कर सकते हैं या आप उससे रिसीव कर सकते हैं। यानी कि जो यूज़र इंटरफेस होता है वो बेसिकली हमारे पास क्या करता है, वो टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो कमांड्स होती हैं उनको हमारे पास कीबोर्ड के थ्रू टाइप करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है एक होता है इसके अंदर विंडो मैनेजर, सॉरी कर्नल। कर्नल के अंदर हमारे पास बेसिकली हमारे पास ये एक सेंट्रल पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसके अंदर हम ऑपरेशंस को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के थ्रू, वो हार्डवेयर के थ्रू होगा, ठीक है। और इसी कर्नल पे ही ये सारे का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है। यानी बेसिकली इसके जो मेन पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो कर्नल है, ठीक है। और यूज़र इंटरफेस में हम क्या करते हैं, सिर्फ कमांड्स को रिसीव करते हैं, वो थ्रू इनपुट डिवाइसेस हो सकती हैं, ठीक है, कीबोर्ड्स हो सकती हैं, तो वो यूज़र इंटरफेस में आएगा। इसके बाद हमारे पास ये कंपोनेंट जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि यूज़र इंटरफेस में हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो पोर्शंस में हम डिवाइड करते हैं। यानी वो जिसकी जो कम्युनिकेशन होती है वो पोर्शंस में, ब्लॉक्स की सूरत में हम क्या करते हैं, उसको डील करते हैं। और इससे जो पहले थे हमारे पास ये बेसिकली शेल्स इनको कहते हैं, जो ओल्डर यूज़र इंटरफेस था, या जो उनको शेल्स बोलते हैं, वो बेसिकली ग्राफिक यूज़र इंटरफेस में हम उसको चेक करते हैं। यानी ग्राफिक यूज़र इंटरफेस में हमारे पास जितना भी ग्राफिक्स का होता है उसको हम मैनेज करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो विंडो मैनेजर होता है उसको एलोकेट करते हैं हम ब्लॉक्स की सूरत में। यानी स्क्रीन के ऊपर जो स्पेस होती है उसको हम ब्लॉक्स की सूरत में, बेसिकली उसको विंडोज़ कहते हैं, ठीक है। और जो हम ट्रैक्स की सूरत में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेसिकली इसमें फ़ाइल जो मैनेजर होता है, विंडो मैनेजर जो होता है, उस ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के तौर पे काम करता है जो कि कंट्रोल करता है या अपीयरेंस करता है किसी भी सिस्टम के ऊपर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू, ठीक है। यानी कि जो विंडो मैनेजर है बेसिकली ये डिज़ाइन करता है, ठीक है। जो कि डेस्कटॉप का जो इन्वायरमेंट है या जैसे आपका डिस्प्ले आता है उसको डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको प्रोवाइड किया जाता है। कर्नल मैंने आपको बता दिया कि ये बेसिकली एक सेंट्रल पार्ट होता है, इंटरनली पार्ट सीपीयू का, जो कि हमारे पास हार्डवेयर के थ्रू हम क्या करते हैं, उसके ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, यूज़र इंटरफेस जो है वो एक्ट करता है बिटवीन यूज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। और इसके बाद हमारे पास जो कर्नल होता है वो बेसिकली हमारे पास डिफरेंट उसके सॉफ्टवेयर जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास फाइल मैनेजर होता है, दूसरा हमारे पास डिवाइस ड्राइवर होता है, तीसरा हमारे पास मेमोरी मैनेजर होता है। फाइल मैनेजर के अंदर हमारे पास जो मशीन होती हैं वो जो स्टोरेज फैसिलिटी होती है उसको मैनेज करते हैं। यानी जो फाइल्स होती हैं वो ग्रुप्स की सूरत में या बंडल्स की सूरत में होती हैं, जो कि फ़ोल्डर के अंदर आप कह सकते हैं। तो फाइल मैनेजर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि हेल्प करता है, मैनेज करता है फाइल्स को कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। और इसका यूज़र व्यू हमें मैनेजर के थ्रू हमें पता चलता है कि ये कैसे एक्सेस होती हैं, इनको कैसे स्टोर किया जाता है एक स्टोरेज डिवाइस के अंदर। दूसरा हमारे पास डिवाइस ड्राइवर है, ये कम्युनिकेट करता है बेसिकली विद द कंट्रोलर, ठीक है। और ऑपरेशंस जो परफॉर्म होते हैं वो अटैच करते हैं मशीन के साथ।
अब ये बेसिकली जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं, आप देखें जैसे कंप्यूटर के अंदर कोई भी आपका जो साउंड के ड्राइवर्स हैं या किसी भी जो सॉफ्टवेयर के ड्राइवर्स होते हैं वो मस्ट इंस्टॉल होते हैं, तभी वो कम्युनिकेट करते हैं। वो बेसिकली उसकी जो रिसीविंग डाटा होता है, उसका जो रिसीविंग डाटा होता है वो हार्डवेयर के थ्रू, हार्डवेयर डिवाइसेस के थ्रू वो चेक करते हैं, तभी वो कम्युनिकेट कर पाते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं कर पाते। ये बेसिकली ग्रुप होते हैं फाइल्स के जो कि अनेबल करते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस को, ठीक है। इसमें हमारे पास यही रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है मेमोरी मैनेजर। मेमोरी मैनेजर बेसिकली कोऑर्डिनेट करता है मशीन को मेन मेमोरी को यूज़ करके, कोऑर्डिनेट करता है मशीन के थ्रू और मेन मेमोरी को यूज़ करती हैं। अभी इसमें जो हमारे पास बेसिकली इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करके हम फाइल्स को मैनेज करते हैं इसी के अंदर, ठीक है। यानी कि इसके अंदर ये मेमोरी मैनेजर जो है, इसका क्या काम होता है कि मेमोरी, जो फाइल्स की मेमोरी होती हैं उसको मैनेज करना। यानी बेसिकली फाइल्स जो कलेक्शन होती है, इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, तो उसकी जो मैनेजमेंट होती है, उसकी जो मैनिपुलेटिंग होती है फाइल्स की, वो कंप्यूटर सिस्टम की होती है। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें हम फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास किस में आएगा, ये हमारे पास मेमोरी मैनेजर में आएगा। इसके बाद हमारे पास आता है फ़ाइल मैनेजमेंट। फ़ाइल मैनेजमेंट में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, एक जब फ़ाइल आप कंप्यूटर के अंदर सेव करते हैं ना, ठीक है, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले उसका नेम आता है। यानी कि एक स्पेसिफिक नेम होगा हर एक फ़ाइल का। हर एक फ़ाइल की यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, जो कि जिसके थ्रू हम यूज़र क्या करता है, एक्सेस करता है थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम, थ्रू हार्डवेयर, ठीक है। अब इसमें हमारे पास समटाइम्स होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, जब आप कोई भी फ़ाइल आपने रखी हुई है, उसको अगर आपने एडिट करना हो या आपने उसमें मॉडिफिकेशन करनी हो, तो उसमें क्या होगा, वो चेंजिंग्स आएंगी। अब उसमें जब चेंजिंग्स करेंगे तो जो उसकी लास्ट डेट होगी वो भी मेंशन होगी साथ। इसमें हमारे पास इसकी प्रोटेक्शन की भी फ़ाइलों को चेक किया जाता है, उसमें शेयरिंग वगैरह चेक की जाती है। तो ये सारे का सारा किस में आएगा, फ़ाइल मैनेजमेंट सिस्टम में आएगा। इसके बाद हमारे पास आता है फ़ाइल नेमिंग। फ़ाइल नेमिंग बेसिकली रूल्स होते हैं कि जो फ़ाइलों के नाम हम रखते हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, यानी उसके अंदर हमारे पास कुछ रूल्स हमने देखने होते हैं फ़ाइल नेमिंग के। यानी सबसे पहले जो नेमिंग का रूल है वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ करैक्टर दैट ए फाइल नेम में हैव। यानी कि उसका जो मैक्सिमम नंबर है वो कहाँ तक आ सकता है। जो करैक्टर होते हैं वो बेसिकली 255 करैक्टर होते हैं, एग्जैक्ट ये अमाउंट है जो कि करैक्टर्स की हम कंटेन कर सकते हैं, लेटर की सूरत में, नंबर्स की सूरत में, अंडरस्कोर की सूरत में। उसके बाद हमारे पास आता है कि जो स्पेशल करैक्टर होते हैं अलाउड इन फाइल नेम होते हैं, ठीक है। उसमें अपर केस और लोअर केस होते हैं। मल्टी पार्ट्स फाइल नेम जो है ना, एट ए टाइम जो अलाउ करते हैं फाइल एक्सटेंशंस को, ठीक है। उसके बाद जो फाइल एक्सटेंशंस होती हैं वो इंडिकेट करती हैं, वो बताती हैं सम अबाउट द फाइल्स एंड द कंटेंट्स। यानी कि जैसे हमारे पास एक्सेल की फ़ाइल होती है, ठीक है, वर्ड की फ़ाइल होती है, तो जैसे पिक्चर की फ़ाइल होती है, तो सबके साथ एक एक्सटेंशन नेम होता है। तो एक्सटेंशन नेम हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो फाइल नेम होता है वो शुड बी डिस्क्रिप्टिव एंड मीनिंगफुल एज पॉसिबल। यानी कि उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक मीनिंग होना चाहिए। ये ना हो कि विदाउट एनी नेम आप फाइल का रख दे, जैसे आप 1 2 3 4 कोई भी नंबर रख दे, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपर केस और लोअर केस में हो सकता है, नो इशू, पर फाइल का एग्जैक्ट नेम होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास फ़ाइल एक्सटेंशंस आ जाती हैं। फ़ाइल एक्सटेंशन बेसिकली कोई भी अगर आप फ़ाइल सेव करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है, ठीक है, प्रोग्रामिंग की है, कोई भी अगर फ़ाइल आप सेव करते हैं तो उसकी एक फ़ाइल एक्सटेंशन नेम होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास डॉट सी जो है, बेसिकली ये सी सोर्स प्रोग्राम फाइल होती है जो कि प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज की है, ठीक है। उसके बाद एफ टी एन है, ये फोर्ट्रान की है। उसके बाद पी ए एस है, ये पास्कल सोर्स जो प्रोग्राम है उसकी फ़ाइल नेम है। उसके बाद टी एक्स टी है, ये बेसिकली जो जनरल टेक्स्ट फाइल होती है उसकी है। उसके बाद बी ए के है, तो ये भी बैकअप फाइल की होती है। डॉक्स है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है, ठीक है। डब्ल्यू ए वी है, बेसिकली ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो साउंड फाइल है, ठीक है। एच एल पी जो कि आप जो टेक्स्ट फाइल जो हेल्प के लिए कमांड यूज़ की जाती हैं उनके लिए है। उसके बाद एक्सेल एस है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम क्या किसके लिए यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए। तो हर एक फ़ाइल की अपनी स्पेसिफिक एक फ़ाइल एक्सटेंशन है जो कि हम उस फाइल के साथ, या अगर वो फाइल एक्सटेंशन नहीं होगी
ठीक है, तो वो फ़ाइल ओपन नहीं हो पाएगी। अगर समटाइम्स होता है कि एक फ़ाइल दूसरी में ओपन समटाइम्स करने की कोशिश करते हैं तो वो भी नहीं होती, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि उसकी एक स्पेसिफ़िक फ़ाइल एक्सटेंशन है जो कि एक स्पेसिफ़िक एप्लीकेशन के ऊपर ही वो रन कर पाती है, या अदरवाइज़ वो नहीं रन कर पाएगी। इसके बाद हमारे पास आता है कि फ़ाइल एक्सेस मेथड। फ़ाइल एक्सेस मेथड से पहले हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि फ़ाइल हम बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं। फ़ाइल के अंदर हमारे पास होती है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए, एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, ठीक है, उसके डिफरेंट सेवरल वे हैं, ठीक है। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन को हमने रीड या एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी फ़ाइल जो बेसिकली होती है वो इंफॉर्मेशन को रीड और एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाएगी। अब इसको कैसे एक्सेस किया जाता है, तो इसके काफ़ी सारे मेथड हैं, ठीक है, इसके काफ़ी सारी वेज़ हैं, जो कि सिक्वेंशियल एक्सेस है, डायरेक्ट एक्सेस है, इंडेक्स सिक्वेंशियल मेथड है। तो जो हमने पढ़ने हैं वो बेसिकली दो हैं, वो एक सिक्वेंशियल है एक्सेस है और एक रैंडम एक्सेस है। सिक्वेंशियल एक्सेस में बेसिकली हमारे पास जो भी हम डाटा स्टोर करते हैं, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में डाटा जिस तरीके से स्टोर करते हैं उसी तरीके से हमें मिलता है, ठीक है। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जब आप फाइल के अंदर डाटा स्टोर करते हैं तो वो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, ठीक है, वो हमें बिल्कुल ऑर्डर वे में ही मिलती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो फाइल के अंदर होगी वो ऑर्डर में होगी, ठीक है, उसका सीक्वेंस वाइज होगी कह लें आप, ठीक है। जबकि रैंडम एक्सेस जो होती है वो बेसिकली जो एक्सेस होता है डाटा की वो रैंडमली होती है, ठीक है। उसकी जो सिक्वेंशियल एक्सेस के बिल्कुल ऑपोजिट होती है, ए टू जी नहीं होगी, वो डिफरेंट सिनेरियोज़ के अकॉर्डिंग, डिफरेंट एक्सेस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि वो कैसे जंप करती है। अगर फ़र्ज़ करें हमने अगर डायरेक्ट ही जंप करना हो जे वर्ड पे, जे करैक्टर पे, तो हम उसी के अकॉर्डिंग उसकी रैंडम एक्सेस देखेंगे। अब जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो रैंडमली हम उसको चेक कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप जब जैसे एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपके माइंड में नहीं कभी आई होगी, जब आप कंट्रोल एफ़ दबाते हैं, ठीक है, कंट्रोल एफ़ जब प्रेस करते हैं तो वो बेसिकली एक रैंडम एक्सेस होती है कि हम किसी भी वर्ड को किसी भी जगह किसी भी फाइल के अंदर हम रैंडमली क्या करें, चेक कर सकें। तो वो हमारे पास सीक्वेंस वाइज चल रही होती है, वो सिक्वेंशियल एक्सेस होती है। उसमें जो डाटा जिस तरीके से एक दफ़ा स्टोर हो गया हुआ है, जो उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग है, उसी के अकॉर्डिंग वो स्टार्टिंग से चलेगा, वो एंडिंग पोजीशन पे आएगा, यानी ए टू जी आएगा। जबकि रैंडम में ऐसा नहीं होता है, रैंडम में इसके उल्ट होता है। इसके बाद हमारे पास आता है फ़ाइल ऑपरेशन। फ़ाइल ऑपरेशन में बेसिकली हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड्स दी जाती हैं, सेट ऑफ कमांड्स जो प्रोवाइड की जाती हैं, वो फाइल्स के कंटेंट्स के साथ डील करता है। अब इस फाइल के अंदर हमारे पास जो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं वो बेसिकली क्रिएशन के किए जाते हैं, डिलीशन के किए जाते हैं, ठीक है। यानी आपको फ़ाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, फ़ाइल का जो ओपन ऑपरेशन है उसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, क्लोज़ ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, रीड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, राइट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे किस में आएंगे हमारे पास फाइल ऑपरेशन में। उसका रीनेम कैसे कर सकते हैं, उसको कॉपी कैसे कर सकते हैं, उसमें गेट एट्रीब्यूट्स कैसे हासिल कर सकते हैं, सेट कैसे कर सकते हैं, तो ये सारे के सारे किस में आएंगे, फाइल ऑपरेशन के अंदर। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी बेसिकली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है कंप्यूटर सिस्टम का, जो कि प्रॉपर मैनेज वे में हमारे पास हो तो तभी हमारा सिस्टम जो है ना एक गुड परफॉर्मेंस शो कर सकता है। अब ये जो मेमोरी होती है ये बेसिकली हमारे पास ट्रैक्स की सूरत में हो तो तभी हम उसके पार्ट्स को इजी वे में एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास उसमें प्रॉब्लम आएगी कि जो हमारे पास मेमोरी होती है उसकी जो फंक्शनैलिटी होती है, जो वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, सॉरी, जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाई जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, वो बेसिकली हम मेमोरी को मैनेज करने के लिए या हैंडल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है या जो प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर ट्रैक्स की सूरत में ही यूज़ किए जाते हैं। यानी मेमोरी की एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है जो कि एलोकेट करती है मेमोरी के एलोकेशन और डी एलोकेशन। अब एलोकेशन और डी एलोकेशन बेसिकली दो डिफरेंट चीज़ें हैं। मेमोरी एलोकेशन जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है वो सर्विसेज असाइन करता है फिज़िकली कंडीशन को, ठीक है, या वर्चुअल मेमोरी की स्पेस को। अब मेमोरी एलोकेशन आप ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिज़र्व किया जाता है
पोर्शंस को, ठीक है, कि उसमें हम मेमोरी की जो होता है। तो ये बेसिकली डी एलोकेशन और मेमोरी एलोकेशन, ये दो चीज़ें हैं, ये आपके सामने हैं। अब इसके बाद हमारे पास आ गया यूनी प्रोग्रामिंग मेमोरी मॉडल। यूनी प्रोग्रामिंग मेमोरी मॉडल में आप कह सकते हैं कि जो प्रोसेस आपने या जो जॉब होती हैं वो एट ए टाइम वन जॉब ही परफॉर्म करवा सकते हैं। यानी इसमें हमारे पास जो आएगा वो एट ए टाइम हमारे पास सिंगल जॉब ही परफॉर्म करवा सकते हैं। ये इजी वे है और आप सिंपल और इजी वे इम्प्लीमेंटेशन है इसकी। इसमें जो मेन मेमोरी होती है वो उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं चाहिए होती, ठीक है। ये हमें सिर्फ ना सिर्फ डेडिकेटेड जो हमारे पास स्मॉल और डेडिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसका इतना खास नहीं कंसेप्ट। इसमें यही है कि जो यूनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें एट ए टाइम आप वन जॉब परफॉर्म करवा सकते हैं एट ए टाइम। आप जैसे आप मैं इसकी एग्जांपल दे सकता हूँ कि अगर आपके पास अगर एक जॉब आई है, एक प्रोसेस आया है, तो उसको आप एट ए टाइम करवाएं, उसके बजाय कि आप एट ए टाइम दो प्रोसेस करवा रहे हो। जैसे आप प्रोसेसर से डिफरेंट टास्क एट ए टाइम करवा सकते हैं, लेकिन पर यूनी प्रोग्रामिंग मेमोरी मॉडल में क्या होता है कि एट ए टाइम एक ही टास्क आप परफॉर्म करवा सकते हैं, दूसरा करवाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। जैसे आपके सामने ये यूनिट प्रोग्रामिंग मेमोरी मॉडल का लेआउट है। इसमें हमारे पास जो यूज़र प्रोसेस है, यानी कि जो जॉब परफॉर्म करवा रहे हैं वही हमारे पास यूज़र एरिया होगा, और जो दूसरा होगा वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो अनयूज्ड है वो भी हमारे पास यूनी प्रोग्रामिंग मेमोरी मॉडल में ही आएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग मेमोरी मॉडल। मल्टी प्रोग्रामिंग मेमोरी मॉडल मैंने जैसे पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास ये होते हैं, समटाइम होते हैं फिक्स नंबर होते हैं, समटाइम होते हैं कि इनके वेरिएबल नंबर होते हैं। यानी इसमें हमारे पास इनके जो यूज़र एरिया होता है मेमोरी को डिवाइड कर देता है वो एक इनटू फिक्स नंबर, ठीक है। उनकी पार्टीशंस हम नहीं करते, उनको फिक्स नंबर असाइन कर दिए जाते हैं। जबकि हमारे पास जो दूसरा होता है उसमें जो वेरिएबल असाइन किए जाते हैं, यानी उसके नेम, साइज़ और लोकेशन, उसको पार्टीशन जो है वो डायनामिकली आप वेरी करती हैं। वो जैसे जैसे आपकी प्रोसेस आता है, जैसे आपकी प्रिंटर की एग्जांपल ले लें, जब आप प्रिंटर में कमांड देते हैं, जैसे आपने अगर फ़र्ज़ करें 10 कमांड्स दी हैं डिफरेंट फाइल्स की, तो उसमें जब पहली जो कमांड होती है वो एग्जीक्यूट कर जाती है, ठीक है, और जैसे जैसे वो एक एग्जीक्यूट कर जाएगी वो दूसरी भी साथ में अटैच होती जाएगी। जबकि फिक्स नंबर में क्या होता है कि जब आपने एक फिक्स नंबर, आपने 10 फाइलें तो आपने वो कमांड दे दी, पर हर फाइल के अंदर एक फ़िक्स नंबर दिया जाता है। फ़र्ज़ करें आप 1 to 10 पेजेस की पहली कमांड देते हैं, तो 1 से लेके 10 तक ही फ़िक्स नंबर वो पार्टीशन जो होंगी वही एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज़ वो दूसरा एग्जीक्यूट नहीं करेगा। वो 11वें नंबर पे कभी भी उसकी एग्जीक्यूशन नहीं करेगा पेज की। जो आपने 1 to 10 पेजेस की कमांड दी है सिर्फ वही एग्जीक्यूट करेगा, वो 11 पे नहीं जाएगा। तो ये फिक्स नंबर में आता है। जो वेरिएबल में है तो उसको आपने वो वेरी कर सकता है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स नंबर ऑफ़ वेरिएबल पार्टीशन। इसमें हमारे पास क्या होता है कि एट ए टाइम आपने जो भी पार्टीशंस में डिवाइड किया हुआ है, जो जो पार्टीशंस में आपके पास एग्जीक्यूशन आएगी, यानी कि जो यूज़र आप एरिया है उसको आपने डिवाइड किया हुआ है एन इक्वल साइज़ पार्टीशन, यानी हर पार्टीशंस का साइज़ जो होगा वो इक्वल होगा। जैसे आप केबीज़ की सूरत में, एमबीज़ की सूरत में आप मेमोरी को या डाटा को रखते हैं, ठीक है, तो वो सारे का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू पार्टीशंस में डिवाइड किया हुआ है, ट्रैक्स की सूरत में डिवाइड किया, पोर्शंस की, ब्लॉक्स की सूरत में डिवाइड किया हुआ है। तो वो सारे का सारा
सारा जब आप तरतीब से एग्जीक्यूट करवाते हैं, जैसे आप कोई भी मूवी लगाते हैं, ठीक है, तो वो मूवी बेसिकली होती है डिफरेंट पार्ट्स में। जब आप डाउनलोड करते हैं तो वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होती है, पर उसकी एंड पे प्रोसेसिंग होके तो वो एक मूवी के अकॉर्डिंग, जैसे आप इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर से मूवी डाउनलोड करते हैं तो उसमें वो पार्टीशंस की सूरत में आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली मल्टी प्रोग्रामिंग की एक एग्जांपल है, जो कि फिक्स नंबर के अकॉर्डिंग है, जो मेमोरी पार्टीशंस हैं ये उसके अकॉर्डिंग है। ये देख लें, इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल नंबर ऑफ़ मेमोरी पार्टीशंस, यानी कि इसमें हमारे पास क्या होते हैं, जो साइज़ होते हैं, जो नंबर होते हैं, जो लोकेशन होती है वो वेरी करती है। यानी फ़र्ज़ करें आपने सबसे पहले ए में देख लें तो यूज़र एरिया बिल्कुल फ्री था। अगर आपने कोई भी उसको प्रोसेस दी है, कोई भी जॉब दी है, तो P1 के अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करेगा। जबकि उसी P1 को जब आप एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो नेक्स्ट जब आपने P2 की कमांड दी तो वो P2 के अकॉर्डिंग उसकी जगह को फिल कर देगा, यानी जो बाकी एरिया है वो अनयूज एरिया हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरी है वो P3 के अकॉर्डिंग आ गई, यानी इसी तरीके से हमारे पास जॉब एग्जीक्यूट होती है, यानी एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तो ये वेरी करती है। यानी कि ये प्रोसेस जो है वो जैसे जैसे आते हैं उसी तरीके से वो एग्जीक्यूट होता है। तो ये हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल नंबर ऑफ मेमोरी पार्टीशन में आएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में हमारे पास तीन चीज़ें देखी जाती हैं। एक होता है पेजिंग, एक होता है स्केजुलर, एक होता है डिस्पैचर। पेजिंग में हम क्या करते हैं, ये बेसिकली एक मेथड होता है कि जो डाटा को राइट करने के लिए, रीड करने के लिए या सेकेंडरी स्टोरेज में डाटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास यूज़ किया जाता है। तो ये बेसिकली आप मेन मेमोरी के अंदर ही हम यूज़ करते हैं। तो एक इसका जो रोल है मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम डाटा को क्या करते हैं, ये एक मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू हम फिज़िकली कंडीशंस जो फिज़िकली स्टेट देते हैं, यानी फिज़िकली जो रीजन होता है, ठीक है, वो सिंगल पेज पे होता है जिसको हम फ्रेम कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं जो फिज़िकली रीजन होता है मेमोरी का वो एक सिंगल पेज पे कंसिस्ट होता है, यानी सिंगल पेज होता है, तो उसको हम फ्रेम भी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है स्केजुलर। स्केजुलर बेसिकली हमारे पास जो एक ऐसी स्टेट है जो कि रेडी स्टेट को रनिंग कंडीशन में, यानी रनिंग स्टेट में लेके आती है। ये एक ऐसा प्रोसेस आप कह लें कि जो कि रेडी स्टेट को रनिंग स्टेट में लेके आता है। तो सीपीयू स्केजुलर बेसिकली वो सिलेक्ट करता है प्रोसेस को और आगे वो एग्जीक्यूट करवाता है, ठीक है। जो रेडी स्टेट होती है उसको एलोकेट करता है सीपीयू को वन बाय वन, ठीक है, और उसके बाद आगे डिस्पैच करता है। डिस्पैचर बेसिकली क्या है, ये एक मॉड्यूल है जो कि कंट्रोल करता है हमारे पास जितना भी प्रोसेस होते हैं, यानी जॉब्स होती हैं, वो एक शॉर्ट टाइम के अंदर उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करवाता है। अब ये जो फंक्शन होता है ये बेसिकली स्विचिंग के अकॉर्डिंग ऐड होता है। तो स्विचिंग इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, कि स्विचिंग जो होती है ये कैसे जंप करती है, इसको प्रॉपर लोकेशन कैसे देते हैं। तो ये उसमें आएगा कि इसमें जो बेसिकली जो यूज़र प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम को कैसे रीस्टार्ट करता है। डिस्पैचर जो होता है इसी में ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बूटिंग। बूटिंग में क्या होता है कि जब भी कोई कंप्यूटर टर्न ऑन किया जाता है, ठीक है, तो वो जो उसकी जो फाइल होती हैं या वो ट्रांसफ़र करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को मैश स्टोरेज टू मेन मेमोरी। इसके बाद हमारे पास बूट लोडर आ जाता है। बूट लोडर में हम क्या करते हैं, जो मशीन होती है, जो डाटा हमारे पास प्रोग्राम सेव होता है या मशीन के अंदर, वो रोम और इनिशियली जो एग्जीक्यूशन होती है वो कंप्यूटर के टर्न ऑन होने पे ही होती है। ये जो ओवरऑल प्रोसेस होता है बेसिकली एग्जीक्यूटिंग का बूट लोडर के अंदर या स्टार्टिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको आप कह सकते हैं कि ये बूटिंग है। यानी बूटिंग को आप कह सकते हैं कि ये एक स्टार्टअप सीक्वेंस है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करता है कंप्यूटर के, ठीक है, और ये टर्न ऑन होने पे स्टार्ट होता है। और जो बूट है ये बेसिकली सीक्वेंस है इनिशियल सेट ऑफ ऑपरेशंस का, ठीक है। यानी इसके अंदर हमारे पास जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है, यानी स्विच ऑन होने पे परफॉर्म करता है और इसके बाद कंप्यूटर में बूट सीक्वेंस आता है। जबकि बूट लोडर जो होता है वो बेसिकली एक प्रोग्राम है जो कि लोड करता है और स्टार्ट करता है बूट टाइम को, उसको टास्क देता है प्रोसेस को, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, और अनेबल करता है उसको कंप्यूटर मेमोरी को, और उसमें जो स्टार्ट करता है बूटिड को, ठीक है। ये बूट लोडर जो है इसको आप बूट मैनेजर के तौर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास किस में आएगा, ये बूटिंग में आएगा। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग बेसिकली
आप कह सकते हैं कि मल्टीपल जॉब्स एट ए टाइम सिंगल यूज़र सिस्टम जो है वो परफॉर्म करता है। यानी अगर आपके पास एक सीपीयू है तो मल्टीटास्किंग आपकी यूनी प्रोसेसर के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मल्टीपल प्रोग्रामिंग जो होती है वो इंटरलीव होती है, एग्जीक्यूशन होती है मल्टीपल जॉब्स की। तो इसमें एक बात याद रखनी है कि मल्टीटास्किंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम की होता है वो यूज़र को अलाउ करता है ताकि उसमें जो उसकी परफॉर्म कर सके मोर देन वन कंप्यूटर, यानी उसके जो टास्क होते हैं उसको मोर देन वन कंप्यूटर एट ए टाइम टास्क परफॉर्म कर सके। उसमें जो ऑपरेशंस होते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम के वो एट ए टाइम परफॉर्म कर सकें। उसके अंदर जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बेसिकली ट्रैक्स की सूरत में होते हैं, तो इसमें डाटा कभी भी लॉस नहीं होता, इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं होती। के बाद हमारे पास आ जाता है मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग में आप एट ए टाइम दो या दो से ज़्यादा सीपीयू के थ्रू आप मल्टीपल जॉब्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। इसमें एट ए टाइम मल्टीपल सीपीयू यूज़ होते हैं, ठीक है, जो कि इंस्ट्रक्शंस को या आपका जो डाटा होता है उसको प्रोग्राम के थ्रू जो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो एग्जीक्यूट करवाता है। इसमें बेसिकली हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं मल्टी प्रोसेसिंग की। एक होती है टाइटली कपल होती हैं जो कि सिंगल सिस्टम के थ्रू प्राइमरी मेमोरी शेयर करके हम क्या करते हैं प्रोसेसर को देते हैं या शेयर कर देते हैं। इसके बाद जो लूजली कपल्ड होते हैं, हर प्रोसेसर की अपनी कोई ना कोई लोकल मेमोरी होती है। इसके बाद हमारे पास सीपीयू मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आ जाता है कि इस तरीके से हमारे पास जो इनपुट आउटपुट यूनिट्स होते हैं वो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स के थ्रू, ये सीपीयूज़ के थ्रू मेन मेमोरी के अंदर हमारे पास डाटा को सेंड भी कर सकते हैं और डाटा को आउटपुट भी ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग आप इस तरीके से कह सकते हैं कि बेसिकली एक टेक्निक है जो कि बहुत सारे पीपल्स को, बहुत सारे यूज़र को वो एनेबल करती है। यानी कि ये जो वेरियस टर्मिनल में लोकेटेड होते हैं एट ए टाइम, ठीक है, उनको पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू ये एट ए टाइम सेम टाइम ये क्या करती है, एनेबल करती हैं। उसके बाद ये जो टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग, ये एक लॉजिकल एक्सटेंशन होती है मल्टीपल प्रोग्रामिंग की, जो कि आगे टाइम को प्रोसेसर के थ्रू क्या करती है, शेयर करती है टू मल्टीपल यूज़र। इसके बाद हमारे पास आ जाती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी हमारे पास बेसिकली हम प्रोटेक्ट करते हैं जो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, ठीक है, और उसको डिस्ट्रक्शन से या अनऑथराइज एक्सेस से, ठीक है। तो दो तरह से सिक्योरिटी होती है, एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी होती है, एक इंटरनल सिक्योरिटी होती है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी के अंदर आप देखें तो समटाइम्स होता है कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जैसे फायर्स होती है, फ्लड्स होते हैं, अर्थक्वेक होते हैं, तो उसमें हमारा जो सिस्टम होता है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है, और उसका कुछ नहीं कहा जा सकता, वो किसी भी जगह पे हो सकता है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी आप कभी भी उसको नहीं सिक्योर कर सकते, ठीक है। जबकि दूसरा जो इंटरनल सिक्योरिटी जो होता है उसकी अथेंटिकेशन या उसका कंट्रोल आप क्रिप्टोग्राफी मैकेनिज़्म के ज़रिए कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सिक्योरिटी में और तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आती है यूज़र अथेंटिकेशन। अथेंटिकेशन में आप देखें तो जब आप कोई भी किसी भी अपने अकाउंट में लॉगिन वगैरह लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें एक लॉगिन होता है और एक पासवर्ड होता है। तो वो बेसिकली हमें परमिट होता है हमारे पास ताकि हम किसी भी आइडेंटिफिकेशन को या किसी भी वेरिफिकेशन करके हम आगे उस सिस्टम में एंटर हो सकें। जबकि एक्सेस कंट्रोल दूसरा है। एक्सेस कंट्रोल में बेसिकली एक मैकेनिज़्म है जो कि यूज़र या जॉब के थ्रू हम एक्सेस करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को, या ऑथराइजेशन जो हम एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में हम क्या करते हैं, जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है वो हम इसलिए यूज़ करते हैं। क्रिप्टोग्राफी का मतलब ही है कि जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो अनऑथराइजेशन कभी भी ना यूज़ कर सकें, यानी जो अनऑथराइजेशन पर्सन होता है वो इंफॉर्मेशन कभी ना यूज़ कर सके। इसके बाद हमारे पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि हमारे पास 1970 में डेवलप हुआ था बेल लेबॉर्ट्री के अंदर, और ये सी लैंग्वेज के अंदर, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है और हाईली पोर्टेबल है भी ये बेसिकली लैंग्वेज। और उसके बाद मल्टी यूज़र टाइम शेयरिंग है इसमें भी, ये भी टाइम को शेयर करके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू काम कर सकते हैं।
डिफरेंट एग्जीक्यूशन कर सकते हैं जॉब्स की। और इसमें जो वाइड वैरायटी जो कंप्यूटर्स की वो यूज़ की जाती हैं, जैसे नोटबुक कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर्स हैं, ये बेसिकली यूनिक्स में यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एम एस डॉस। एम एस डॉस स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बेसिकली सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। आई बी एम जो यूज़ किया गया था, ये पर्सनल कंप्यूटर के लिए यूज़ किया था 1980 में। ये बहुत ज़्यादा मशहूर था, ठीक है। उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ओ एस 1990 में एक डेवलप किया गया। इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, एम एस डॉस, ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया था पीसीज विद x86 माइक्रो प्रोसेसर। ये एक नाम है माइक्रो प्रोसेसर का, जिससे इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड शो हुई थी। उसके बाद इसकी एक कमांड लाइन बेस सिस्टम है, जिसमें हमारे पास ये इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट एंटर किया जाता है। कमांड जो होती हैं वो टेक्स्ट की फॉर्म में एंटर की जाती हैं, इसमें कोई ग्राफिक यूज़र इंटरफेस नहीं होता। के बाद हमारे पास आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट विंडो। माइक्रोसॉफ्ट विंडो बेसिकली एमएस जो माइक्रोसॉफ्ट के ही लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया था। इसमें जो सिंगल यूज़र है, मल्टीपल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है कि आप एट ए टाइम सिंगल यूज़र यूज़ करके मल्टीपल टास्किंग परफॉर्म करवा सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए। इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, ठीक है। नेटिव इंटरफेस बेसिकली यूज़ किया गया है, और ये 90 में, ठीक है, यूज़ किया गया था। और ये बेसिकली हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडो है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लिनक्स। लिनक्स बेसिकली एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि 1000 प्रोग्रामर जो हैं वर्ल्ड वाइड इसके पीछे काम कर रहे होते हैं। मल्टीपल टास्किंग, मल्टीपल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एट ए टाइम परफॉर्म करवा देते हैं। और ये जो डिज़ाइन किया होता है, ये नेम जो है इसका लिनक्स इसको बोलते हैं, ठीक है। और लिनक्स बेसिकली एक फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेबल यानी प्लेटफॉर्म है, ठीक है। क्रॉस प्लेटफॉर्म है, जिसमें हमारे पास जो एट ए टाइम पीसी के अंदर इंस्टॉल होता है, लैपटॉप्स के अंदर, नेटबुक के अंदर, मोबाइल, ठीक है, और टैबलेट के अंदर, वीडियो गेम्स के अंदर, सर्वर्स के अंदर, सुपर कंप्यूटर्स के अंदर। तो ये हमारे पास लिनक्स जो है ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और आज का वीडियो लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। और आप अच्छे तरीके से इसको समझ सके होंगे। और ये जो बेसिकली आज का लेक्चर था, ये हमारा हिस्ट्री गोल्स पे था, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्ट्री और गोल्स हैं, जो इसके क्या बेसिक फंक्शनैलिटीज़ हैं, क्या इसके बेसिक कंसेप्ट्स हैं, और इसका जो ऑपरेशन और इम्प्लीमेंटेशन है डिज़ाइन की, वो ऑपरेटिंग कम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कैसे पॉसिबल है। तो इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो वैल्यूएशन ऑफ मल्टी यूज़र सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है, ठीक है, तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।